सभी गौरवान्वित हैं। आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम आपसे चाहेंगे। आपके बीच आ रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार। बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, आयुक्त सह सचिव वाणिज्य कर विभाग डॉक्टर प्रतिमा जी, आयुक्त सीजीएसटी श्री रंजित कुमार जी, अपर सचिव वाणिज्य कर विभाग श्री अरुण कुमार मिश्रा जी, श्री रविशंकर पाल जी, श्री सच्चिदानंद झा जी, श्री संजीव रंजन जी, श्री कृष्णकांत गुप्ता जी, श्री राजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार मावड़िया जी, मंच पर उपस्थित अन्य विभाग के पदाधिकारीगण, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स BIA के पदाधिकारीगण, मेरे विभाग के अधिकारीगण और अन्य उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, जैसा हम सबों को ज्ञात है कि आज GST के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर ये GST दिवस मनाया जा रहा है और मेरे पूर्व के लोगों ने विस्तार से GST के बारे में आपको बताया है। मित्रों, आज के इस मौके पर मैं माननीय विजेंद्र यादव जी को स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि इस GST के क्रियान्वयन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और जो सबसे कठिन दौर था GST का, उस कठिन दौर में आपने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। और आज जब हम GST की दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं तो श्री अरुण जेटली, जो भारत सरकार के लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे, और श्री हसमुख आदिया, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, और मैं तो मानता हूं कि अगर अरुण जेटली नहीं होते तो ये GST लागू नहीं हो सकता था। आज यद्यपि वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, आज ही उनका एक ब्लॉग GST 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज उन्होंने रिलीज किया है। तो मित्रों, GST, और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब इस देश में वैट लागू हुआ तो उसी समय मुझे बिहार का वित्त मंत्री बनने का मौका मिला और इसलिए वैट के पूरे दौर को मैंने देखा है। और संयोग से जब 1 जुलाई को GST लागू हुआ तो बार बार मुझे लगता था कि GST में मेरा इतना बड़ा योगदान तो नहीं कहूँगा, मेरी सहभागिता रही। और जब GST आया तो मैं सरकार में नहीं हूँ, लेकिन देखिए ईश्वर का संजोग कि 1 जुलाई को GST लागू हुआ और 27 तारीख को मैं बिहार का वित्त मंत्री बना और फिर GST के भी पूरे दौर को नजदीक से देखने का मौका मिला। मित्रों, अगर GST के बारे में कहा जाए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हिंदी और अंग्रेजी के में जितने शब्द हो सकते हैं असंभव और कठिनाई को लेकर, वो सारे शब्द जो हैं और GST पर लागू होते हैं। इसलिए जो असंभव काम था उसको संभव करके इस देश ने दिखला दिया। अंग्रेजी में कहते हैं हरक्यूलियन, इट इज अ हरक्यूलियन टास्क, जाइजेंटिक टास्क, अनप्रेसिडेंटेड, इनॉर्मस। यानी से मैंने कहा कि जो भी असंभव और कठिनाई से कि जो पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं वो सारे शब्द GST पर और सटीक बैठते हैं। और मित्रों, इतना बड़ा काम इस देश ने कर दिया। और यहाँ अरुण मिश्रा जी बैठे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई एक व्यक्ति जो वैट से भी जुड़ा रहा, GST से भी जुड़ा रहा, तो अरुण मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं। तो मित्रों, हम लोग दुनिया के 8 देशों का हम लोगों ने दौरा किया था GST को अध्ययन करने के लिए, जब मैं GST का चेयरमैन था, ये इम्पावर्ड कमेटी का। और दुनिया के अधिकांश देशों में लोग चुनाव हार गए। जिन जिन देशों के अंदर जिन राजनीतिक दलों ने GST लागू किया, अगला चुनाव वो जीत नहीं पाए, महंगाई बढ़ गई। लेकिन मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनकी हिम्मत को दाद देना चाहूंगा कि इस तरह के उदाहरण होने के बावजूद उन्होंने GST को इस देश में लागू करने का फैसला किया। और जब GST इस देश में लागू हुई है तो महंगाई को नियंत्रित करके रखा। दुनिया का एक भी देश नहीं जहां पर कि GST के बाद महंगाई नहीं बढ़ी हो। हिंदुस्तान अपवाद है जहां पर हमने महंगाई को नहीं बढ़ाया। और
दूसरी बात कि टैक्स की दरों में कमी आई है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीएसटी के बाद टैक्स की दरें बढ़ गई, तो मैं उनको बता दूं कि टैक्स रेट में अधिकांश चीजों में टैक्स रेट घट गया है बढ़ने की बजाय। मैं केवल 2-4 उदाहरण देना चाहूंगा। ये निर्माण के कामों में जो चीजें आती हैं, निर्माण के कामों में जितनी चीजें आती है, उदाहरण के लिए स्टोन चिप्स पहले 30% टैक्स लगता था, अब केवल 5% टैक्स लगता है। बालू 15% लगता था, अब केवल 5% लगता है। पेंट एंड ब्रश जो मकानों में पेंट करते हैं 29% था, अब वो 18% लगता है। मार्बल, ग्रेनाइट, सिरेमिक टाइल्स, प्लाईबोर्ड, ग्लास, प्लास्टिक पाइप, सैनिटरी फिटिंग्स, सैनिटरी पैड्स, एयर कंडीशनर, एस्बेस्टस, जितनी चीजों का मैंने नाम लिया है, ये वो सारी चीजें जिन पर 29% टैक्स लगता था जीएसटी के पहले, और आज इसमें से अधिकांश चीजों पर 18% का टैक्स लग रहा है। तो यानी जीएसटी के बाद हिंदुस्तान में खपत होने वाली अधिकांश चीजों पर और टैक्स की दरों में और भारी कमी आई है। मित्रों, ये कठिन क्यों था? कठिन इसलिए था कि ये जो अप्रत्यक्ष कर है, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, भारत के संविधान में राज्यों को भी लगाने का अधिकार था, केंद्र को भी लगाने का अधिकार था। और जब दोनों को अधिकार था, दुनिया के अधिकांश देशों में जो केंद्र की सरकार होती है वही टैक्स संग्रह करती है, और वही संग्रह करके राज्यों के बीच और केंद्र के बीच वितरित कर देती है, जैसे इनकम टैक्स, जैसे कस्टम ड्यूटी। लेकिन भारत में जो अप्रत्यक्ष कर है, वो दोनों को अधिकार था, केंद्र को और राज्य को भी। और राज्य ये अधिकार न केंद्र को देने के लिए तैयार था, न केंद्र राज्य को देने का अधिकार था। और इसलिए डुअल जीएसटी आया। लोग कहते हैं ये 2 जीएसटी क्यों है? स्टेट जीएसटी अलग है, सेंट्रल जीएसटी अलग है। तो ये जो डुअल जीएसटी आया, वो इसलिए आया कि भारत के संविधान में इस प्रकार का प्रावधान था। ये बहुत बड़ी कठिनाई थी कि इस डुअल जीएसटी को कैसे लागू किया जाए। दूसरी बड़ी कठिनाई थी अंतरराज्य व्यापार। पंजाब से कोई माल बिहार में आया तो बिहार के व्यापारी ने जो टैक्स पंजाब में जमा किया, वो टैक्स लौट कर बिहार को कैसे मिलेगा, ये बड़ा कठिन काम था। इसको आईजीएसटी के द्वारा इसके निदान करने का और प्रयास किया गया। और मित्रों, जो तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि राज्यों को लगता था कि हमारा कर संग्रह घट जाएगा, तो हमारा जो कर संग्रह घटेगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा। और यह बैठे लोगों को बता दूं, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चिदम्बरम साहब 3 जन्म में भी और ये जीएसटी लागू नहीं कर सकते थे। उन्होंने तो राज्यों का 20,000 करोड़ रुपया रख दिया, देने से इनकार कर दिया। जो राज्यों को जब सीएसटी को घटाकर 4 से 3 और 3 से 2 किया गया, तो राज्यों को सेंट्रल सेल्स टैक्स के करों में जो कमी की गई, और जो केंद्र की सरकार का वायदा था कि हम क्षतिपूर्ति करेंगे, तो चिदम्बरम साहब ने और तत्कालीन सरकार ने क्षतिपूर्ति करने से इनकार कर दिया। मैं जीएसटी का इंपोर्ट कमेटी का चेयरमैन था। बैठक की शुरुआती होती थी कि हमारे क्षतिपूर्ति का क्या होगा। 1 घंटा इसी पर बहस की क्षतिपूर्ति कैसे मिलेगी। और जिस दिन केंद्र की सरकार ने, अरुण जेटली ने और नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों को आश्वस्त किया कि अगले 5 साल तक 14% का जो वृद्धि है, यानी अगर इस साल 100 रुपया आपका टैक्स कलेक्शन है तो अगले साल 114 रुपया, और उसके बाद 114 पर 14, फिर उस पर 14, यानी 5 साल तक लगातार 14% की वृद्धि हम देंगे। और इससे कम की अगर वृद्धि हुई, ग्रोथ हुआ, तो उसकी भरपाई केंद्र की सरकार कॉम्पनसेशन सेस के द्वारा करेगी। और तब राज्यों को भरोसा जगा कि जो बकाया था उसकी पूर्ति की गई राज्यों को, और 14% का ग्रोथ प्रति वर्ष 5 साल तक, जब केंद्र की सरकार ने वायदा किया, प्रावधान किया कानून में, तब सारे राज्य इसके लिए तैयार हो गए। और मित्रों, आप अधिकांश राज्यों को देखिए तो एक साल 15% का ग्रोथ, अगले साल 5%,
तीसरे साल फिर 18%, फिर 7%। बहुत कम राज्य हैं देश के जिसमें बिहार भी था। आप देखिएगा आंकड़े बिहार के भी, एक साल 26%, फिर 5%, 20%, फिर 8%। लेकिन केंद्र ने कहा कि लगातार 14% का हम ग्रोथ देंगे, और तब सभी राज्य सरकारें इसके लिए तैयार हो गई। और से मित्रों, और जैसा मैंने कहा आपको कि सभी चीजों में करों की दरों में कमी आई, हम भूल जाते इस बात को कि हर चीज पर पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जिसको उत्पाद कर या मैन्युफैक्चरिंग टैक्स करते हैं। जब कोई सामान फैक्ट्री से निकलता है तो केंद्र की सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी या मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगाती थी, और जब वो माल बिक्री के लिए राज्यों में आता था तो राज्य उस पर वैट लगाता था। और सीएसटी अलग था, कैस्केडिंग अलग। आप किसी भी सामग्री को उठाकर देख लीजिए कि जीएसटी आने के पहले एक्साइज ड्यूटी कितनी थी, वैट कितना था, सीएसटी कितना था, और अब कितना है। तो आप पाएंगे कि टैक्स में भारी कमी हुई है जीएसटी के आने के बाद। और से मित्रों, जैसा मैंने कहा, बहुत लोग उदाहरण देते थे कि मलेशिया में 2015 में जीएसटी लागू किया गया और 3 साल के भीतर मलेशिया को वापस लेना पड़ा। और इतना ही नहीं, तो मलेशिया में जो सरकार आजादी के बाद जिस पार्टी की सरकार लगातार सत्ता में थी, वो 2018 में चुनाव हार गई और जीएसटी को वापस लेना पड़ा। और हिंदुस्तान के अंदर जिस सरकार ने जीएसटी लागू किया, वो प्रचंड बहुमत से दोबारा चुनाव जीत कर आई और अगले 5 साल तक फिर सत्ता में रही। और मित्रों, जिस सूरत में सबसे ज्यादा जीएसटी का विरोध हुआ, जब गुजरात का चुनाव तो सारे अखबार, सारा मीडिया लेकर रहा था गुजरात के अंदर बीजेपी लौट कर नहीं आ पाएगी। बड़ा आंदोलन चल रहा था, क्योंकि कपड़े पर पहले टैक्स नहीं लगता था। लेकिन उस सूरत जिले में जितनी सीटें थी, एक सीट छोड़कर सारी की सारी सीटें बीजेपी जीतकर वहां पर आई। और अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ है तो हिंदुस्तान में सर्वाधिक वोट सूरत के अंदर वहां के उम्मीदवार को प्राप्त हो। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि जो एक कठिन काम था, वो एक असंभव काम था, उसको केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, राज्यों की सरकार, अगर राज्यों ने मदद नहीं की होती, चाहे वो सीपीएम की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर सभी लोगों ने मिलकर मदद नहीं की होती तो इतना बड़ा करों के सुधार का ये कानून जो है, और ये कभी हिंदुस्तान जैसे देश में ये लागू किया जाना असंभव काम था। मित्रों, मैं बहुत सारी चीजों के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि चेक पोस्ट खत्म हो गया। ये तो हर राज्य की सीमा पर चेक पोस्ट हुआ करता था। आज चेन्नई से अगर कोई ट्रक चलता है सामान लेकर, तो वह गुवाहाटी तक बिना किसी बाधा के और गुवाहाटी तक पहुंच सकता है। सोचे कितनी बड़ी समय की बचत हुई होगी, कितने डीजल की बचत हुई होगी, और कितने तरह की परेशानियों का जो सामना करना पड़ता था। और इतना ही मित्रों, जब हम लोग यूरोप गए थे अध्ययन करने के लिए जीएसटी, तो 29 देशों को मिलाकर बना है यूरोपियन यूनियन। 29 यूरोपियाई देशों को मिलाकर, शायद संख्या एक दो अधिक कम हो सकता है, तो लगभग 29 देशों को मिलाकर यूरोपीय संघ का गठन हुआ। और हम लोग को आश्चर्य लगता था कि अगर यूरोप के 29 देश अपने बॉर्डर की सीमाओं पर लगे चेक पोस्ट खत्म कर सकते हैं, तो भारत तो एक देश है, और जो 29 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी है, क्या हम अपने राज्यों की सीमा के चेक पोस्ट को खत्म नहीं कर सकते? क्या भारत में 1 नेशन 1 टैक्स नहीं हो सकता है? क्या भारत के अंदर एक संविधान और इतने राज्य हैं, तो क्या राज्यों की सीमा पर लगे बॉर्डर्स के चेक पोस्ट को खत्म नहीं कर सकते? अगर यूरोप कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता है? और से मित्रों, हिंदुस्तान ने वो करके दिखला दिया जो से 25-30 साल पहले यूरोप ने और जिसको कर दिखाया था। मित्रों, आज के मौके पर मैं कुछ और बातों का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो जहां तक बिहार की बात आती है, तो जैसा बताया कि 3,95,000 डीलर है, लेकिन हमको लगभग 85% जो कर है टैक्स, 85%, वो केवल 14,625 डीलर से ही हमको 85% टैक्स प्राप्त होता है। यानी 85% टैक्स
वह 14625 14,625 करदाताओं से हमको 85% कर प्राप्त होता है। तो मैं कई बार मजाक में अपने अफसर लोगों से कहता हूँ कि ये तो बड़े वो डीलर हैं जिनको आप कुछ न भी करेंगे तो भी वो टैक्स देंगे। तो 85% टैक्स तो बिना आपकी मेहनत के आपको आ जाएगा। लेकिन सवाल तो कि बाकी जो 85% लोग हैं जिनसे केवल 15% टैक्स प्राप्त होता है, वो टैक्स हमारा कैसे बढ़ेगा। और इस संदर्भ में एक बात का मैं एक और आंकड़ा देना चाहूंगा। आपको मालूम है कि कंपोजिशन स्कीम है और जो पहले 1 करोड़ तक जिसका सालाना टर्नओवर है उसको केवल 1% ट्रेडिंग में उसको टैक्स का भुगतान करना है। पहले 1 करोड़ की सीमा थी, बढ़ाकर उसको 1.5 करोड़ कर दिया गया छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए। लेकिन प्रतिमा जी ने मुझे जो आंकड़ा भेजा है कि जो कंपोजिशन डीलर हैं जिनकी संख्या है 94,457, मानी 94,000 जो कंपोजिशन डीलर हैं उनसे रेवेन्यू कितना आता है? केवल 58 करोड़ 58 करोड़, यानी 94,457 डीलर से केवल 58 करोड़ का और टैक्स आता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कर वंचना हो रही है, लेकिन हमको ये देखना है कि आखिर इतना कम टैक्स क्यों आ पा रहा है। उसी प्रकार मित्रों, बिहार के विकास की कहानी, बिहार ने 15-13 साल में सर्वाधिक विकास दर हासिल किया। तो निर्माण का काम बिहार में कितना ज्यादा निर्माण का काम चल रहा है वो एक आंकड़े से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमको सबसे ज्यादा टैक्स किस चीज से प्राप्त होता है। तो जो निर्माण सामग्रियां हैं उनसे ही हमको सबसे ज्यादा टैक्स प्राप्त हो रहा है। सीमेंट की बिक्री से एक साल 18-19 में हमको 1,323 करोड़ रुपया, 1,323 करोड़ हमको सर्वाधिक हमको जो कर प्राप्त हुआ सीमेंट की बिक्री से प्राप्त हुआ है। और सीमेंट तो कोई खाने में काम नहीं आता है। सीमेंट का मतलब निर्माण का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, विकास का काम। उसी प्रकार जब लोगों के पास जब आयरन एंड स्टील, लोहा किस काम में आता है? निर्माण के काम में आता है। तो 795 करोड़ रुपया 795 करोड़ हमको आयरन एंड स्टील की बिक्री से हमको प्राप्त हुआ है। और फिर जब लोगों की आमदनी बढ़ रही है तो 2 व्हीलर की बिक्री बढ़ेगी, 4 व्हीलर की बिक्री बढ़ेगी। तो दूसरा सबसे ज्यादा राजस्व हमको प्राप्त हुआ है 4 व्हीलर की बिक्री से। 901 करोड़ 901 करोड़ रुपया केवल 4 पहिया वाहनों की बिक्री से प्राप्त हुआ है। और 2 पहिया वाहन, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिक्री बिहार के अंदर मोटरसाइकिल की बिक्री है। तो 2 and 3 व्हीलर की बिक्री से 691 करोड़ हमको प्राप्त हुआ है। और एक और टेलीफोन मोबाइल कहते हैं कि बिहार की आबादी 13 करोड़ 9 करोड़ मोबाइल है बिहार के अंदर। घर में शौचालय हो ना हो लेकिन मोबाइल हर घर में एक मोबाइल और जरूर है। तो टेलीफोन और मोबाइल की बिक्री से 382 करोड़ रुपए का, 382 करोड़ का राजस्व हमको टेलीफोन मोबाइल की बिक्री से प्राप्त हुआ है। इलेक्ट्रिकल गुड्स उसकी बिक्री से 425 करोड़। एक चिंता का विषय जरूर है कि बिहार के अंदर अगर सीमेंट की खपत है तो दवा की भी खपत काफी बड़ी मात्रा में है। और ड्रग और मेडिसिन की बिक्री से बिहार में 519 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। मैंने ये केवल आंकड़ा आपके लिए इसलिए दे दिया कि किन चीजों में हमको ज्यादा राजस्व प्राप्त हो रहा है। और ये किस बात को इंगित करता है? ये इंगित करता है कि बिहार के अंदर जो विकास का काम है वो काफी तेजी से हुआ है। मित्रों, मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा की जाती है जीएसटी जैसे कठिन निर्णय को लागू करने के लिए। नीतीश कुमार की प्रशंसा की जाती है कि उन्होंने शराबबंदी जैसे नियम को बिहार के अंदर लागू किया। और ये सब निर्णय लागू करना एक बड़ी हिम्मत की चीज, इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा और बहुत बड़ा पॉलिटिकल विल चाहिए। उसी प्रकार नोटबंदी, लोगों को लगता था कि नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र की सरकार को हम कटघरे में खड़ा कर देंगे, लेकिन नोटबंदी जैसा निर्णय करना भी
ये सामान्य हिम्मत की बात नहीं है। और मैं नोटबंदी से मैंने कहा दो चीज, काले धन को रोकने में, टैक्स इवेजन को रोकने में डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी इसकी बहुत बड़ी भूमिका प्रारंभ हो गई है और आगे आने वाले दिन में इसकी और बहुत बड़ी भूमिका होगी। और मैं डीमोनेटाइजेशन के बारे में एक बात बता दूं, जो 4 दिन पहले लोकसभा में जो आंकड़े दिए गए हैं कि इस देश में जो नगद है, कैश, एक जमाना सारा चीज कैश होता था, डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं था, फॉर्मल इकोनॉमी नहीं थी। तो डीमोनेटाइजेशन लागू होने के बाद इस देश में 3,40,000 करोड़, फिर से नोट करिए, 3,40,000 करोड़ की नकदी की कमी आई है। यानी अगर इस देश में अगर नोटबंदी लागू नहीं हुई होती तो 3,40,000 करोड़ रुपया ज्यादा बाजार के अंदर उपलब्ध रहता। ये सामान्य बड़ी उपलब्धि नहीं है कि 3,40,000 करोड़ नकदी कम हो गई मार्केट से नोटबंदी के कारण। और उसी प्रकार जो नकली नोट है, जिसको काउंटरफिट नोट्स कहते हैं, ये जो 2017 में 7,62,000 पीस, यानी एक नोट यानी एक पीस, जहां 2017 में 7,62,000 पीस जाली नोट पकड़े गए थे, उनकी संख्या 18 में घटकर 5,22,000 हो गई, 22,000, और 19 में घटकर अभी के 6 महीनों में 3,17,000। यानी जो कहा जाता था कि नोटबंदी के कारण और जाली नोटों की संख्या घटेगी, नकद कम होगा, और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो 112 लाख करोड़ था, 112 लाख करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन अगर ₹1 भी ट्रांजेक्ट किया तो एक ट्रांजैक्शन हो गया। ये नवंबर 2016 में अगर 112 लाख करोड़ था तो सितंबर 18 में बढ़कर 188 लाख करोड़ हो गया। मैंने मित्रों, मैंने इन बातों का केवल इसलिए जिक्र किया कि ये जो जीएसटी है, इसके कारण काला धन, कर वंचना, इस पर रोक लगेगी और वैधानिक तरीके से काम होने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आज आप कहीं भी मार्केट जमीन खरीदने चले जाइए, आज से 5 साल पहले अगर मकान और जमीन खरीदना तो लोग पूछते थे कि ब्लैक व्हाइट क्या होगा, 60-40 कि 50-50। अब आप दिल्ली में चलिए, कोई आपको 90% बिल्डर कहेगा कि आपको अगर फ्लैट खरीदना है तो पूरा चेक से देना पड़ेगा। बहुत अगर करेंगे तो कह देंगे 10% दे दीजिए कैश, लेकिन 90% आपको नकद देना पड़ेगा। जमीन खरीदना हो, मकान खरीदना हो, तो ये जो, और मैंने तो इसलिए मित्रों इस संदर्भ में एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा। मैं जब वैट के जमाने में राज्यों को डर था कि वैट लागू होने के कारण राज्यों के राजस्व में कमी तो नहीं आ जाएगी, और तत्कालीन सरकार ने 3 साल के लिए कॉम्पनसेशन देने का ऐलान किया था। लेकिन आपको मालूम होगा कि 2 साल के बाद कोई राज्य कॉम्पनसेशन देने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सभी राज्यों का राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होती चली गई। और जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि 14% का ग्रोथ केंद्र की सरकार ने एश्योर किया है। और इस संदर्भ में बताना चाहूंगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बाकी लोगों को जो समझने के लिए, जितना केंद्र की सरकार ने आश्वासन दिया, अगर मान लीजिए कि 100 रुपये का आश्वासन दिया कि 17-18 में 100 रुपया से कम अगर बिहार में कलेक्शन होगा तो हम क्षतिपूर्ति करेंगे, उदाहरण के लिए। तो अगर मान लीजिए कि 100 रुपया कलेक्शन का टारगेट था, संरक्षित प्रोटेक्टेड रेवेन्यू था, संरक्षित राजस्व था, और 90 संग्रह हुआ तो 10 रुपया केंद्र की सरकार देगी ताकि आपका 100 का टारगेट पूरा हो जाए। तो 17-18 में संरक्षित राजस्व से हमारा शॉर्टफॉल कितना था, 38% था। अगर 100 रुपया अगर संग्रह होना था तो 38 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 62, यानी 62 रुपया हम संग्रह कर पाए, और 38 रुपया केंद्र की सरकार ने उनको क्षतिपूर्ति के रूप में दिया। यानी शॉर्टफॉल था 38%। या प्रतिभा जी बैठी है और पूरी टीम बैठी है, इन सब लोगों के प्रयास का परिणाम है
कि जहाँ 17-18 में हमारा शॉर्टफॉल 38% था, वो 18-19 में घटकर केवल 15% बचा है, केवल 15%। और इस समय देश के 20 ऐसे राज्य हैं जो कॉम्पेंसेशन से बाहर निकल गए, जिनको 14% से ज्यादा का ग्रोथ मिलना प्रारंभ हो गया और 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा बिहार या अन्य राज्यों को। ये तीसरा साल प्रारंभ हुआ है, अधिक से अधिक 4 साल लगेगा, यानी चौथा साल होते होते बिहार भी कॉम्पेंसेशन से बाहर निकल आएगा और हम 14% से ज्यादा का ग्रोथ रेट जो है और हम हासिल कर पाएंगे। मित्रों, ये जीएसटी के अंदर नए नए काम हो रहे हैं और मैं कुछ बातों का क्यों जिक्र करना चाहूंगा। आपको मालूम है कि वैट के अंदर 10 लाख तक जिनका टर्नओवर था, अगर 10 लाख से ज्यादा आपकी वार्षिक बिक्री है तो आपको वैट में निबंधन कराना पड़ेगा। जीएसटी के अंदर 20 लाख की सीमा रखी गई है, यानी 20 लाख से अगर ज्यादा आपका टर्नओवर है तो आपको निबंधन कराना पड़ेगा। लेकिन छोटे करदाताओं को परेशानी नहीं हो, इसलिए जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है कि 40 लाख से कम जिनका टर्नओवर होगा उनको जीएसटी के निबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लाखों करोड़ों लोग वो जीएसटी के दायरे से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि 20 हमने 10 लाख का बढ़ाकर 20 किया और केवल 3 साल में 40 लाख कर दिया। अगर ये वैट होता बिहार के अंदर देश में तो बहुत हो तो 10 का 15 में जाते, 20 जाते, लेकिन अब 40 लाख से कम वाले टर्नओवर के लोगों को वैट जीएसटी में निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार कंपाउंडिंग स्कीम, कंपोजिशन स्कीम, पहले बिहार के अंदर 40 लाख कितना था, 75 लाख था, 40 लाख था कंपोजिशन स्कीम के लिए। जीएसटी में 75 लाख किया, फिर 1 करोड़ किया, अब हम लोगों को 1.5 करोड़ कर दिया। तो जो छोटे करदाता है उनसे ज्यादा राजस्व भी नहीं मिलता है, उनको परेशानी नहीं है। अब कंपाउंडिंग योजना में 1.5 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है वो कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकते हैं। और कंपाउंडिंग का मतलब क्या होगा, उनको केवल 1% टैक्स देना है, जहां 12% 14% टैक्स है, केवल 1% टैक्स देना है। तो कंपाउंडिंग स्कीम हम लोगों ने उसकी सीमा को बढ़ा दिया। पहले जो सेवा प्रदाता थे, सर्विस प्रोवाइडर, उनके लिए कोई कंपोजिशन स्कीम नहीं थी। अब जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है कि जो सेवा प्रदाता है वो 50 लाख तक अगर उनका टर्नओवर होगा पिछले वित्तीय वर्ष में तो केवल 6% का टैक्स देंगे और उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार मित्रों, ये जो एक्सपोर्टर्स हैं, निर्यात करने वाले लोग हैं, उनको निर्यात जब करते तो उनको रिफंड मिलता है। उनको काफी कठिनाई हो रही थी, 2 जगह से रिफंड लेना पड़ता था, स्टेट्स और सेंटर से। अब जीएसटी काउंसिल ने यह व्यवस्था कर दिया है कि जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो एक ही जगह से अपना रिफंड ले पाएंगे। अब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एजेंसी के द्वारा उनको और रिफंड प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, एक जो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है, जैसा भी मोवडिया जी और बाकी लोग जिक्र कर रहे थे, जब कोई व्यापारी जब रिटर्न फाइल करता है तब वो टैक्स जमा करता है। जब तक वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तब तक टैक्स जमा नहीं करेगा। इसलिए हमारे लिए तो जो रिटर्न है वो हमारी आत्मा है, जीएसटी की या राजस्व की वो आत्मा है। और अब जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है कि 1 अक्टूबर से नया रिटर्न जो बहुत सरल होगा रिटर्न, उसको 1 अक्टूबर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 1 जुलाई से पायलट बेसिस पर लॉन्च कर दिया गया आज, लेकिन 1 अक्टूबर से बड़े व्यापारियों के लिए और 1 जनवरी से छोटे व्यापारियों के लिए उसको अनिवार्य किया जा रहा है। और ये बड़ा सरल रिटर्न होगा, जिनका किसी महीने कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई टर्नओवर नहीं है, जीरो नील रिटर्न फाइलर है, शून्य उनका व्यापार है किसी तिमाही में, तो वो केवल एसएमएस करके और अपना रिटर्न मोबाइल पर एसएमएस करके और अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। और जो 5 करोड़ से जो नीचे के व्यापारी हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ है, उनको 3 महीने पर 1 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मासिक भुगतान और त्रैमासिक विवरणी दाखिल करना होगा।
और 5 करोड़ से जो बड़े व्यवसायी हैं उनको मंथली रिटर्न और मंथली टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। और छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए सहज और सुगम इस नाम से दो नई योजना प्रारंभ की जा रही है, जो व्यापारी उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं उनके लिए सहज, और जो बिजनेस टू बिजनेस माल बेचते हैं उनके लिए सुगम। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि ये बहुत सारी जो नई पहल की जा रही है। अभी रियल एस्टेट के अंदर जो लोग फ्लैट खरीदते थे, आपको मालूम है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद अगर कोई व्यक्ति फ्लैट खरीदेगा तो उसको केवल 5% का जीएसटी देना पड़ेगा। जो इसके पूर्व तक 12% था और केवल उसको 5% देना पड़ेगा। मित्रों, हम लोगों को ये लगता था कि जीएसटी आने के बाद हम कर वंचना को रोक पाएंगे। काफी हद तक कर वंचना को रोकने में सफलता मिली है, लेकिन वो क्या कहते हैं, क्या एक कहावत है ना कि तुम जितना कदम चलोगे उसे 1 कदम हम आगे चलेंगे। तुम डांट डाल तो मैं पात। तो बुद्धिमान लोग हैं, जबकि ये सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। घर बैठे इंग्लैंड में बैठकर भी पटना का टैक्स जमा कर सकते हैं। आपको टैक्स जमा करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए, किसी काम के लिए आपको किसी दफ्तर में नहीं जाना है। सारी चीज ऑनलाइन है। जो ह्यूमन इंटरफेस है खत्म कर दिया गया है और डिजिटल इंटरफेस है। किसी पदाधिकारी के साथ आपकी मुलाकात नहीं होगी, आपकी भेंट नहीं होगी। लेकिन फिर भी मित्रों, टैक्स इवेजन, और आज ही आदिया साहब का एक लेख निकला है, जिस लेख में उन्होंने इस बात का जिक्र किया आदिया साहब ने। और आदिया साहब उसके अंदर कह रहे हैं कि लगभग 4 लाख करोड़, करीब 4 लाख करोड़ प्रति माह, करीब 4 लाख करोड़ प्रति माह का आईटीसी और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और 1 लाख करोड़ कैश जमा कर रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में जो आईटीसी, देखिए जीएसटी के अंदर जो फेक है, जो फ्रॉड है, वो आईटीसी पे है। गलत बिल बनाकर, फेक बिल बनाकर, सर्कुलेशन करके और आईटीसी क्लेम कर दिया ताकि सरकार के खाते में पैसा न जमा करना पड़े। तो आदिया साहब ने आज एक लेख लिखा इकोनॉमिक टाइम्स में कि 4 लाख करोड़ प्रति माह और आईटीसी लोग क्लेम कर रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और कैश जमा कर रहे हैं 1 लाख करोड़। अगर 10% भी अगर इवेजन को रोक दिया जाए तो 40,000 करोड़ रुपया प्रति माह और कर वंचना को रोकने के कारण अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है। मित्रों, बिहार के अंदर भी एक से एक लोग हैं। और मुझे प्रतिभा जी ने रिपोर्ट दिया कि रियान ट्रेडर्स नाम का पटना का एक व्यापारी और फेक बिल बना रहा, उसके आरोप में कार्रवाई हुई है और 29 करोड़ 71 लाख रुपए का टैक्स इवेजन जो है, टैक्स इवेजन है या टैक्स इवेजन पकड़ा गया है। उसी प्रकार मनीष इंटरप्राइजेस, नवीर इंटरप्राइजेस, सुनील इंटरप्राइजेस, मलक इंटरप्राइजेस, हाजीपुर की कंपनी, और 214 करोड़ रुपए की कर वंचना। और तरीका एक ही है कि एक 4-5 कंपनियां खोल लिया। और इससे मैं रंजीत जी से ये भी कहना चाहूंगा कि जो इतनी बड़ी संख्या में, रंजीत जी, इतनी बड़ी संख्या में जो नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसकी भी जांच की जाए कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग फेक कंपनियां खोल रहे हैं, कि व्यापार नहीं करना, केवल सर्कुलर ट्रेडिंग करने के लिए, और उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन ले लिया जिसके नाम पर फेक बिल बनाकर और आईटीसी क्लेम कर सके। तो इसलिए मित्रों, ये जो टैक्स इवेजन है, इसको रोकने की दिशा में भी विभाग काफी कार्रवाई कर रहा है। और मैं हर बैठकों में, हर सभा में मैं अपने व्यापारी भाइयों से, डीलर से कहता हूं कि देखिए, तीसरी आंख है, थर्ड आई है। ये जो आईटी है, ये तीसरी आंख है जो आपको 24 घंटा देख रहा है, आपके अकाउंट्स को। आप बच कर नहीं जा सकते। जो कर वंचना करेंगे, वह सिस्टम इतना
जिसको बिजनेस इंटेलिजेंस कहते हैं, जो MIS रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सिग्नल दे देगी अरुण मिश्रा जी को, प्रतिमा जी को, कि फलाना व्यापारी टैक्स इवेड कर रहा है, ये कहाँ गड़बड़ कर रहा है, ये तुरंत मालूम पड़ जाएगा। अगर कोई ये समझता है कि हम धोखा देकर और कर की वंचना कर लेंगे तो बच कर नहीं जा सकता है। कि जो IT की तीसरी आंख है, वह आपके पूरे व्यापार को, पूरे व्यवसाय को, आज से 3 साल पहले लोग इनकम टैक्स में दिखा रहे कि मेरी आमदनी 1 लाख है और GST में पे कर रहे हैं 1.5 लाख। अरे भाई, आप अगर GST में वैट में आप ज्यादा पे कर रहे थे तो इनकम टैक्स में आपने कम कैसे दिखा दिया? आप तो सारी चीज इंटीग्रेट हो गई। आप कितना का व्यापार कर रहे हैं, कितनी आपका टर्नओवर है, ये इनकम टैक्स देख सकता है कि आप आज इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल्स की संख्या कैसे बढ़ गई। ये इनकम टैक्स में अगर रेवेन्यू बढ़ा है, इन्हीं सब कारणों से बढ़ा है। और इससे मित्रों, जो टैक्स इवेजन को रोकने की दिशा में, और अभी GST नेटवर्क ने एक सिस्टम जनरेट किया है कि जो लोग डिफॉल्ट पेमेंट करने में जो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, उनको तुरंत एक मैसेज चला जाएगा GSTN से, जो नॉन फाइलिंग ऑफ 3B, जो पैसा जमा नहीं करे, रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन जितना पैसा जमा करना पैसा नहीं जमा किया, जिनका मिसमैच ऑफ ITC या 3B और GSTR 1 में, यानी जितनी तरह की डिस्क्रिपेंसी है, यह सिस्टम पकड़ लेगा, उसमें अफसर को कुछ नहीं करना है। सिस्टम उन सारी जो डिस्क्रिपेंसीज उसको पकड़कर और सिस्टम जनरेट करेगा, रेड फ्लैग जो है अफसर्स को भेजेगा और तुरंत वो मैसेज और सिग्नल जो है वो चला जाएगा, जो डीलर उनके पास चला जाएगा। और से मित्रों, बिहार के अंदर जो हमारे अधिकारी हैं, उनको सर्विस टैक्स का कभी अनुभव नहीं रहा, क्योंकि वो केवल माल बेचने, जो ट्रेडिंग का काम था उसका उनको अनुभव था। इसलिए हमारे विभाग ने 5 टीमों का गठन किया है और ये टीम अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करेगी। जैसे रियल एस्टेट, उसके कानून क्या, उसके नियम क्या है, उनके काम करने का तरीका क्या है, उसमें किस तरह से टैक्स लिया जा सकता है, इसका कोई अनुभव हमारे वाणिज्य कर विभाग के लोगों को नहीं था। इसलिए एक टीम का गठन किया रियल एस्टेट के लिए, दूसरी टीम का गठन किया गया है जो किराए पर अपने परिसर को लगाते हैं, या जो लीज पर अपनी जगह को देते हैं, या जो मैरिज हॉल बनाते हैं, या जो कैटरर है, जो डेकोरेटर है, जो फंक्शन हॉल है, इन सबों को GST देना है। लेकिन इसके पहले हमारे अधिकारियों को इसके बारे में बहुत अनुभव नहीं था, तो इनसे कैसे टैक्स लिया जाए, क्या इनका तरीका है। तो दूसरी टीम और प्रतिमा जी ने इसके लिए गठित की है। तीसरी टीम बनाई है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, ये जो ठेकेदार है, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, जिनका TDS कटता है, जो सप्लायर है, उसके लिए तीसरी टीम का गठन किया गया है। फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बैंकिंग है, बैंकिंग के भी लोगों को और खास काम के लिए उनको भी GST देना, इंश्योरेंस, तो इसके अध्ययन के लिए चौथी टीम बनी है। और 5वीं टीम बनी है जो टूर एंड ट्रेवल्स हैं, जो ई-कॉमर्स की कंपनियां हैं, जो रेलवे है, एयरलाइन है, ट्रांसपोर्टेशन है, टिकट कहीं से भी खरीदा गया एयरलाइंस का, अगर वो यात्री पटना से दिल्ली की यात्रा कर रहा है तो उसका GST बिहार को मिलेगा, SGST को बिहार को मिलेगा। रेल का टिकट अगर आप पटना से मुंबई का खरीदते तो उस पर जो GST उसका एक हिस्सा जो है बिहार को मिलेगा। तो रेलवे बिहार को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यद्यपि वो कर वंचना नहीं कर रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि वो बिहार को टैक्स देने के बजाय वो दूसरे राज्य को टैक्स दे रहा हो। तो इन सारी चीजों के लिए भी और हम लोगों ने टीमों का गठन किया ताकि इस वित्तीय वर्ष में इन क्षेत्रों से ज्यादा राजस्व प्राप्त हो सके। अभी हम लोगों ने देखा कि बिहार के अंदर 108 बिल्डर ऐसे पाए गए जो रेरा में रजिस्टर्ड है। रेरा क्या आप जानते हैं? तो रेरा में रजिस्टर्ड है लेकिन GST में रजिस्टर्ड नहीं है। अब रेरा को इंटीग्रेट कर दिया गया GST के साथ। तुम पकड़ सकते हैं कि आप अगर रेरा में रजिस्टर्ड हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, फ्लैट बेच रहे हैं, तो आप GST में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? उसी प्रकार मित्रों, दो और व्यवस्था के बारे में विचार हुआ है। एक तो यह है कि ये एक एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बनी है
जो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने टैक्स घटा दिया साबुन पर मान लिया 18 से 12, लेकिन क्या जो कंपनी है या जो दुकानदार है जो 6% टैक्स घटाया वो घटाकर बेच रहा है या दाम बढ़ा दिया, मुनाफाखोरी तो नहीं कर रहा है। और इस तरह की बड़ी शिकायत आई कि इतनी बड़ी संख्या में जिन चीजों पर हमने करों की दरों को घटाया, तो कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने करों की दरों को घटा तो दिया, लेकिन अपने बिल में, इनवॉइस में लंबे समय तक पुराना टैक्स पर ही वो माल बेचते रहे। और जो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बनी है उसने अभी तक 65 मामलों में 606 करोड़ रुपया यह उसने वसूलने का काम किया। यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में, छोटी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एंटी प्रॉफिटिंग कर रही थी, तो 606 करोड़ रुपया और 65 कंपनियों से अभी तक जमा कराया जा चुका है। और अब जीएसटी काउंसिल यह निर्णय लिया है कि अगर एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करती है और अगर 30 दिन में पैसा जमा नहीं किया तो उस पैसे का 10% उसको पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। उसी प्रकार मित्रों, ये जो ई-वे बिल है, मैं और अरुण मिश्रा जी परसों ही हम लोग बेंगलोर में थे, आईटी कमेटी की मीटिंग थी, इसमें भी बड़े मात्रा में ई-वे बिल में शिकायत आ रही है कि देखा गया कि कुछ व्यापारी जिनका धंधा ही है, ई-वे बिल निकालो कैंसिल करो, ई-वे बिल निकालो कैंसिल करो, 100 ई-वे बिल निकाला और देख रहे हैं कि वो 50 ई-वे बिल कैंसिल कर रहा है। तो आखिर क्या कारण है? तो अब सिस्टम बन गया इस तरह का कि भाई अगर वो लगातार ई-वे बिल कैंसिल कर रहा है, तुरंत सिग्नल आ जाएगा कि फलाना व्यापारी कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसकी जांच किया जाए। दूसरा उदाहरण, माल चला पटना से या मुंबई से चला, आना है पटना, तो दूरी है 2000 किलोमीटर, लिख दिया 5000 किलोमीटर। या पटना से जाना, मान लीजिए बनारस, दूरी है 300 किलोमीटर, कोई देखने वाला नहीं है, ई-वे बिल पर दूरी लिख दिया 1000 किलोमीटर, क्योंकि मालूम है कि 100 किलोमीटर पर एक दिन की अनुमति मिलती है। अब नई व्यवस्था हो रही है कि पिन कोड डालना पड़ेगा। पिन कोड, बनारस का पिन कोड क्या है और पटना का पिन कोड क्या है, आपको दूरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप दूरी निकाल लेगा कि राजेंद्र नगर का पिन कोड 8,16,000 और बनारस के रविंद्रपुरी का जो पिन कोड है आपने जो डाला, तो इस पिन कोड से दूरी निकाल लेगा। तो अगर जो लोग दूरी के नाम पर हेराफेरी कर रहे थे, तो इस तरह की 1 दर्जन गड़बड़ियां जो देखा गया कि ई-वे बिल के नाम पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उसको भी पकड़ने की व्यवस्था एनआईसी ने किया है और बहुत जल्दी बिहार में भी हम उसको लागू करने जा रहे हैं। 2 चीजों का मैं और जिक्र करूंगा। एक RFID टैग, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, या जो लोग दिल्ली वगैरह जाते हैं तो आजकल गाड़ियों पर फास्टैग लगा रहता है, और जो टोल, जो क्या कहते हैं उसको, NHAI का जो टोल नाका है, आपको रुक कर टोल देने की जरूरत नहीं, आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा है और गाड़ी पार करेगी और अपने आप सिस्टम में मालूम हो जाएगा कि किस नंबर की गाड़ी पार कर, आपके अकाउंट से 100 रुपया कट जाएगा या 200 रुपया कट जाएगा। ये जो फास्टैग आया है, तो उसी प्रकार 3 राज्यों ने अभी, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी में, और RFID ट्रैकिंग सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम अपने राज्य में लागू कर दिया है कि गाड़ियों को चेकिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी और सेंसर लगे रहेंगे, जो मशीनें लगी रहेंगी रोड पर जहां तहां जो बाहर निकलने वाली हैं, और तुरंत ये मैसेज आ जाएगा कि किस नंबर की गाड़ी और कैमूर की चेकपोस्ट से पार कर रही है, बिहार से पार कर या बिहार में आ रही है। इसके लिए और उसका नंबर आते, उसका ई-वे बिल मालूम पड़ जाएगा किसने ई-वे बिल जनरेट किया कि नहीं किया, क्या माल आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब मित्रों, ये जो IT का जमाना है, ये इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली होता जा रहा है, कोई व्यक्ति चाह कर भी अगर गड़बड़ करना चाहेगा तो गड़बड़ नहीं कर पाएगा। तो जीएसटी काउंसिल ने ये निर्णय लिया है, अभी ये निर्णय हुआ नहीं, अभी प्रस्ताव है कि अगले साल 1 अप्रैल से ये जो फास्ट टैग है और जो RFID ट्रैकिंग सिस्टम है, इसको लागू करने के बारे में विचार हो रहा है। और अंत में मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूँगा, ई-इनवॉइसिंग, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग,
यानी आपको बिल काटने की जरूरत नहीं, जिसको इनवॉइस कहते हैं, यानी कैश मेमो समझ लीजिए, बिल समझ लीजिए। आप जैसे ही कोई माल बेचेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट होगी, जिस पर एक खास तरह का नंबर होगा और आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपके अपने आप रिटर्न आपका बनता जाएगा। मैं उसको समझाने में समय नहीं लगाऊंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो ई इनवॉइस है, ये पहले चरण में 50 करोड़ से ज्यादा जिनका टर्नओवर है और जो बिजनेस टू बिजनेस काम करते हैं, वैसे लोगों पर पहले चरण में इसको लागू करेंगे। दुनिया के अनेक देशों में ई इनवॉइसिंग की प्रथा प्रारंभ हो गई है। इससे व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा, रिटर्न तैयार नहीं करना है, ई-वे बिल तैयार नहीं करना है, केवल आपने इनवॉइस काटा, इनवॉइस जनरेट किया तो आपका रिटर्न अपने आप तैयार हो जाएगा, आपका ई-वे बिल अपने आप तैयार हो जाएगा। तो आपको भी राहत, आपको भी सुविधा और हमारे जो टैक्सेशन ऑफिसर्स हैं उनको भी और इसका लाभ मिल पाएगा। तो इसलिए मित्रों, कुल मिलाकर भारत जैसे देश ने और जीएसटी की इस प्रणाली को लागू किया है और आज इसका लाभ देश का आम उपभोक्ता इसका लाभ उठा रहा है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसका लाभ उठा रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में राजस्व में और ज्यादा, केंद्र और राज्य दोनों के राजस्व में और ज्यादा वृद्धि होगी। मित्रों, मैंने बहुत विस्तार से मैं इस विषय में गया कि मुझे लगा कि बहुत सारी चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। और मित्रों, अंत में बात कहूंगा कि जब ये जीएसटी आ रहा था तो बहुत सारे राज्य कहते थे हमारा जो अधिकार है टैक्स लगाने का उसको आप छीन रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम बजट जब आता था राज्य का तो वैट के अंदर लगाने का अधिकार राज्य को था, वो हमारा अधिकार खत्म हो गया। तब राज्यों का जो अधिकार, जो उनकी सार्वभौमता थी टैक्स लगाने की, वो उसको सरेंडर करना पड़ा। लेकिन केंद्र की सरकार को भी अपने एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार राज्यों को देना पड़ा। और जैसा पूर्व के लोगों ने बताया, जीएसटी काउंसिल में जितने निर्णय हुए हैं आज तक वोटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी है। सारे के सारे निर्णय सर्वसम्मति के साथ, बाहर भले ही जाकर वित्त मंत्री कुछ बयान दे, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में चाहे वो कांग्रेस का वित्त मंत्री हो या तृणमूल कांग्रेस का हो, सीपीएम का हो या बीजेपी का या किसी पार्टी का, एक भी निर्णय और वोटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी, जबकि वोटिंग का प्रावधान है। तो जहां केंद्र की सरकार ने और केंद्र के राजस्व का कोई गारंटी नहीं है, राज्यों के रेवेन्यू को तो गारंटी की 14% आपको मिलेगा, लेकिन केंद्र की सरकार का जो राजस्व है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा। तो यही इसकी खूबसूरती है, इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं कि केंद्र ने भी अपना अधिकार राज्यों को दे दिया और राज्यों ने भी अपना अधिकार केंद्र को दे दिया, और दोनों ने मिलकर ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम की एक ऐसी कर प्रणाली, जिसके बारे में कहते हैं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का ये सुधार है। तो मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से वैट लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व में वृद्धि हुई, उपभोक्ताओं को लाभ मिला और व्यापारियों का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, उससे ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो जीएसटी के अंदर व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा और उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। तो मित्रों, 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मैं अपने तमाम अधिकारियों को, जिनकी मदद से इतना बड़ा राजस्व हमने हासिल किया है, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और फिर से एक बार विजेंद्र बाबू को इस ऐतिहासिक कर व्यवस्था को इस देश में लागू करने के लिए अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय।